दुबई के बारे में तो आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे। यहाँ तक की ऊंची ऊंची इमारतें, यहाँ की शान और शौकत किसी से नहीं छिपी है। क्या लगता है आपको इनके पास सब कुछ है? नहीं, सब कुछ नहीं है। दुबई की सबसे बड़ी कमजोरी है पानी। जी हाँ, पानी। भले ही दुबई समुद्र तट पर बसा हुआ है, लेकिन आप भी जानते हैं कि समुद्र के खारे पानी को पिया तो नहीं जा सकता, और अगर कोई इंसान इसे पीता है तो फिर उसे बचाया भी नहीं जा सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुबई में बारिश नहीं होती। बारिश तो होती है, लेकिन साल में 5 से 10 बार। लेकिन इतनी बारिश दुबई के लोगों की प्यास बुझाने के लिए काफी नहीं है। तो अब सवाल यह है कि आखिर दुबई अपने लोगों के लिए पानी की व्यवस्था कैसे करता है? क्योंकि पानी तो इंसान की सबसे पहली जरूरत है। बिना पानी के तो इंसान की कल्पना करना भी मुश्किल है। इसीलिए पानी की व्यवस्था करने के लिए दुबई में बहुत सारे डीसैलिनेशन प्लांट्स लगाए गए हैं। ये प्लांट समुद्र के खारे पानी को फिल्टर करके पीने योग्य बना देते हैं, लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। इस प्लांट को चलाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में बिजली की खपत होती है, बहुत सारा मैन पावर लगता है, जिसकी वजह से साफ पानी का प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। 1000 लीटर समुद्र के खारे पानी को फिल्टर करने के लिए पूरे 4400 रुपए का खर्च आता है, यानी कि 4400। लेकिन इतना महंगा पानी हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता। बस इसी समस्या को देखते हुए दुबई की सरकार लंबे समय से किसी दूसरे सब्स्टिट्यूट की तलाश कर रही थी, और अब उन्हें दूसरा सब्स्टिट्यूट मिल चुका है, जिसे क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। आपने इसके बारे में बहुत बार सुना होगा। आसान भाषा में कहें तो एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आर्टिफिशियल रेन कहीं पर भी कराई जा सकती है। जी हाँ, कहीं पर, चाहे वो इलाका कितना भी ज्यादा सूखा क्यों हो। इस टेक्नोलॉजी की मदद से आर्टिफिशियल रेन किस तरह से कराई जाती है, इसके बारे में जानने से पहले आप जरा ये समझ लीजिए कि प्राकृतिक रूप से बारिश कैसे होती है। जब हमारी पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी पड़ती है तो जमीन का पानी भाप बनकर हवा में उड़ने लगता है। धीरे धीरे यही भाप ऊपर की तरफ उठने लगती है। जैसे जैसे ये ऊपर उठती है, इसका तापमान तेजी से गिरने लगता है। आसमान में पहुंचकर इसका तापमान इतना नीचे पहुंच जाता है कि फिर यही भाप पानी की छोटी छोटी बूंदों में कन्वर्ट हो जाती है, कंडेंस हो जाती है। बस यहीं से बारिश के बादल बनना शुरू होते हैं। वैसे तो पानी की छोटी छोटी बूंदें एक दूसरे से मिलती नहीं, लेकिन जब इन बूंदों से धूल के कण टकराते हैं तब जाकर ये आपस में जुड़ने लगती है, जिसके बाद बारिश का एक बहुत बड़ा बादल तैयार होता है। धीरे धीरे पानी की छोटी छोटी बूंदें आपस में जुड़ती जाती हैं, जिसकी वजह से इन बूंदों का वजन बढ़ जाता है, और ग्रेविटी की वजह से ये वापस धरती पर बरसने लगती है। तो अब आपने बारिश की नेचुरल प्रोसेस को तो समझ लिया, तो चलिए अब जानते हैं कि आर्टिफिशियल रेन क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे कराई जाती है। इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट केमिकल है वो है सिल्वर आयोडाइड। इस केमिकल की खूबी यह है कि जब इसे बादलों पर छिड़का जाता है तो आसमान में जितनी भी पानी की छोटी छोटी बूंदें होती हैं ये आपस में जुड़ने लगती है, जिसकी वजह से बारिश का एक बहुत बड़ा बादल तैयार होता है। पानी की बूंदें लगातार एक दूसरे से जुड़ती जाती हैं और फिर ये बरसना शुरू कर देती है। इस केमिकल को आसमान में छिड़कने के लिए बड़े बड़े एयरक्राफ्ट की, एरोप्लेन्स की मदद ली जाती है। इसके अलावा ऐसे कई स्पेशल तरह के जनरेटर्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से आसमान में इस केमिकल का छिड़काव किया जा सके। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ बारिश नहीं बल्कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से आप राजस्थान जैसे इलाके में बर्फबारी भी करवा सकते हैं। सारा डेजर्ट जैसे गर्म रेगिस्तान इलाके में बर्फबारी करा सकते हैं, स्कीइंग का मजा भी ले सकते हैं। तो चलिए अब ये भी जान लीजिए कि दुबई इस क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल किस तरीके से करता है। असल में दुबई ने 1000 की पहाड़ियों में हत्ता नाम के एक डैम का निर्माण किया। होता यह है कि जब कभी भी दुबई के समुद्र के ऊपर से उठने वाले बादल हज़र की पहाड़ियों तक जाते तो दुबई उनमें क्लाउड सीडिंग शुरू कर देता है, जिसके बाद ये बादल समुद्र में ना बरसकर हज़र की पहाड़ियों पर बरसते, जिसकी वजह से बारिश का पानी समुद्र में न जाकर इस डैम में जमा हो जाता है। फिर दुबई इसी डैम के पानी का इस्तेमाल करके पूरी दुबई की प्यास बुझाता है। लेकिन आपको बता दें कि इस टेक्नोलॉजी की मदद से सिर्फ दुबई के लोगों की प्यास नहीं बुझती, बल्कि इससे बिजली का उत्पादन भी होता है। बात करें खर्च की, तो जहां पर डीसैलिनेशन प्लांट में 1000 लीटर पानी को फिल्टर करने के लिए 4400 रुपए का खर्च आता था, आज इस क्लाउड सीडिंग टेक्नोलॉजी की मदद से 1000 लीटर पानी सिर्फ 75 रुपए में मिल जाता है। देखा जाए तो एक बेहतरीन कॉस्ट एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है। लेकिन दोस्तों ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल कई सालों से किया जा रहा है। इसे 1946 में विंसेंट जे शाफर के द्वारा बनाया गया था, इजाद किया गया था, जिसके बाद इसका इस्तेमाल कई बार हो चुका है। सुनने में देखने में आपको टेक्नोलॉजी वाकई में लाजवाब लगी होगी। सच कहें तो ये उन इलाकों के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं जहां पर सालों तक बारिश नहीं होती। लेकिन ये टेक्नोलॉजी जितनी लाजवाब है उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी है। ये कितनी खतरनाक है इसके सबूत आपको वियतनाम युद्ध में मिल जाएंगे। 1955 से लेकर 1975 के बीच वियतनाम युद्ध लड़ा गया था।
इसमें अमेरिका ने क्लाउड सीडिंग की इस टेक्नोलॉजी को वियतनाम के खिलाफ हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। अमेरिका ने इस मिशन का नाम मिशन पॉपाई रखा था। अमेरिका ने क्लाउड सीडिंग की मदद से वियतनाम में इतनी ज्यादा बारिश कराई कि वहां के सारे रास्ते बंद हो गए, जिसकी वजह से वियतनाम के सैनिकों के लिए पहुंचाई जा रही मिलिट्री सप्लाई पूरी तरीके से ठप पड़ गई। हालांकि इसके बाद अमेरिका का यह कहना था कि उन्होंने वियतनाम की सेना को पछाड़ने के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, लेकिन इसके परिणाम बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हुए थे। इसमें सिर्फ वियतनाम की सेना ही नहीं बल्कि आम लोग भी मारे गए थे। इस वजह से 1976 के वक्त एनवायरमेंटल मॉडिफिकेशन कन्वेंशन लाया गया, जिसे कुल 78 देशों ने साइन किया था। इसमें साफ साफ लिखा था कि अब इस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कभी हथियार के रूप में नहीं किया जाएगा। भारत, पाकिस्तान, चीन ऐसे कई देश थे जिन्होंने इस कन्वेंशन पर साइन किया था। लेकिन दोस्तों, अब यही टेक्नोलॉजी भारत के लिए बहुत बड़ा खतरा बनने वाली है। खतरा किसी और से नहीं बल्कि चीन से है। भले ही चीन इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं करेगा, लेकिन चीन ने यह दावा किया है कि अब वो एक ऐसी एडवांस एनवायरमेंट मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है जिसकी मदद से वो अपने देश के मौसम को जब चाहे जैसे चाहे बदल सकेगा। चीन का कहना है कि वो इस टेक्नोलॉजी को 2022 के अंत तक पूरी तरह से तैयार कर लेगा। अब इस बात को लेकर चीन कितना सीरियस है आप इसी बात से समझ सकते हैं कि उन्होंने इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए सिर्फ इसके रिसर्च पर ही 10,000 करोड़ रुपए खर्च कर डाले थे। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि चीन की नजर हमेशा दूसरे की थाली पर रहती है, यानी कि ये अपनी विस्तारवादी नीति से कभी बाज नहीं आ सकता। शोधकर्ताओं का मानना है कि अगर चीन अपनी इस टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लेता है तो इसका नेगेटिव इफेक्ट हमें भारत के कश्मीर और लद्दाख में साफ देखने को मिलेगा। ये अपनी इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्रों में भारी बर्फबारी करा सकता है। इतनी बारिश करा सकता है कि यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जो हमारी सीमाओं को बहुत ज्यादा कमजोर बना देगी। आप सिर्फ कल्पना करके देखिए कि अगर चीन की टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है तो चीन से सटे हमारे जितने भी बॉर्डर हैं वो कितने ज्यादा कमजोर पड़ जाएंगे। भले ही आज ये टेक्नोलॉजी उन लोगों के लिए लाजवाब है जो पानी की बूंद बूंद के लिए तरसते हैं, लेकिन इतना तो आप भी जानते हैं कि जब जब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ हुआ है तब तब इसके परिणाम बड़े ही भयानक हुए। भले ही चीन इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करे, लेकिन इसके नेगेटिव इफेक्ट उसे भी झेलने पड़ेंगे। आपका क्या मानना है? क्या मौसम के साथ इस तरीके से छेड़छाड़ बेवजह होना चाहिए? दुबई का तो चलो सही, लेकिन क्या ऐसी कोई वेदर मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी आनी चाहिए? क्या इंसान अपना आपा खो बैठा है? क्या साइंस की मदद से इंसान भगवान का रोल प्ले करना चाहता है? आपका क्या मानना है इस पूरी बात पर? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि लोगों की आंखों पर बंधी पट्टी हट सके। साइंस साइंस है, भगवान नहीं। शेयर करें इस वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंदर बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।